नमस्कार, एचएस बिहार देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। बिहार में सरकार का गठन हो चुका है। नए मुखिया जो हैं वो वही पुराने मुखिया नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन गए हैं। बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं इस विधानसभा चुनाव में। 2 डिप्टी सीएम बने हैं और पहली दफा कोई महिला को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया है बिहार सरकार में। सबसे जो बड़ा सवाल सामने आ रहा है कि कितनी स्वतंत्रता से नीतीश कुमार काम कर पाएंगे, आदेशपुरी से हम जानेंगे। पर उसके पहले आपको बताएं कि कुल 7 मंत्री बने हैं भाजपा कोटा से, 5 मंत्री बने हैं जदयू कोटा से, और उसमें एक मुख्यमंत्री को जोड़ ले तो कुल 6 मंत्री होते हैं। एक मंत्री बने हैं हमसे और एक मंत्री बने हैं विकासशील इंसान पार्टी से, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी बिहार सरकार के मंत्री बने हैं। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है जो राजनीति को समझते हैं कि बंगाल चुनाव को देखते हुए भाजपा ने यह कदम उठाया है, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। सबसे जो बड़े सहपाठी कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, प्रियवर कह सकते हैं, सुशील कुमार मोदी को अलग कर दिया गया नीतीश कुमार से। कितने स्वतंत्र हैं नीतीश कुमार, क्या कहना है आदेश जी? सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपने मंत्रियों का जिक्र किया तो 14 मंत्री के साथ कल नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ग्रहण किया बिहार मुख्यमंत्री पद के लिए। और आपको बता दें 7 बीजेपी कोटा से हैं, जिसमें 5 नए चेहरों को मौका दिया गया है। आपको बता दें तारकिशोर प्रसाद जो कि डिप्टी सीएम बने हैं, कटिहार से चौथी बार जीत के आए हैं। जीवेश मिश्रा जाले से दूसरी बार विधायक हैं, उनको मंत्री का पद दिया गया है। रामसूरत राय जो कि औराई मुजफ्फरपुर से जीत के आए हैं, उनको दिया गया है। रामप्रीत पासवान जो कि राजनगर मधुबनी से हैं, विधायक बन के आए हैं, उनको दिया गया है। और अमरेंद्र प्रताप सिंह जो कि आरा से चुन के आए हैं। वही 2 पुराने लोग मंगल पांडे और रेणु देवी जो डिप्टी सीएम बनी है 2005 से 2009 तक, वो कला संस्कृति मंत्री थी बिहार सरकार में। वही अगर हम बात करें अगर जदयू की, तो 5 मंत्री आए हैं। इसमें 2 जो हैं वो नए चेहरे हैं। शीला देवी है जो कि फुलपरास मधुबनी से आई हैं। और वही आपको बताएं फिर से मेवालाल चौधरी जो कि तारापुर मुंगेर विधानसभा क्षेत्र से जीत के आए हैं। और मेवालाल चौधरी को लेकर जो है काफ़ी प्रश्न किए जा रहे हैं, क्योंकि ये जब साबौर कृषि विश्वविद्यालय के जब वाइस चांसलर हुआ करते थे, तो इन पर अनियमितताओं का केस हुआ था, भ्रष्टाचार का केस हुआ था। तो एक प्रश्न उठ रहा है कि नीतीश कुमार जहां कहते हैं कि करप्शन जो उनका यूएसपी है, तो फिर वैसे अपने एक विधायक को क्यों बना दिए मंत्री जिन पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। इसके अलावा बता दें पुराने चेहरे में विजेंद्र चौधरी काफ़ी पुराने चेहरे हैं, कद्दावर नेता हैं। विजय कुमार चौधरी पूर्व जो अभी विधानसभा अध्यक्ष हैं अभी तक। फिर से अशोक चौधरी जो कांग्रेस से पलटी मार के आए जदयू में और भवन निर्माण मंत्री भी रहे हैं, उनको मौका दिया गया है। और नंद किशोर यादव लगभग क्लियर है कि वो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें, मिथिलांचल से 6 आए हैं विधायक मंत्री चुन के, वही मगध क्षेत्र से 2 आए हैं। मधुबनी दरभंगा में, मिथिलांचल में दरभंगा से 3 और मधुबनी से 2 मंत्री बन के आए हैं। कारण भी है, बहुत ज़्यादा सीट मिला है इनको वहाँ से। और सबसे बड़ी बात आपको हम बता दें कि वीआईपी और हम वीआईपी के मुकेश सहनी चुनाव हार गए थे सिमरी बख्तियारपुर से, लेकिन फिर भी उन्हें मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है। वही जीतन राम मांझी के बेटे जो हैं संतोष मांझी, उनको भी शपथ ग्रहण दिलाया गया है। तो जो ये नया कलेवर, नया फॉर्मेट और बीजेपी बड़ी भाई की भूमिका में साफ इसका जो है असर दिखाई दे रहा है कैबिनेट में। और ये आगे देखने वाली बात होगी। आपने प्रश्न किया कि नीतीश कुमार कितने स्वतंत्र होंगे। अभी मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि नीतीश कुमार जो पिछली 6 बार जो मुख्यमंत्री बने हैं, अगर 2000 वर्ष को और हम हटा दें क्योंकि 7 दिन का ही कार्यकाल उनका था, बाकी 5 बार में सबसे कमज़ोर सीएम बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर बीजेपी जो है पूरी तरह से उनकी विस्तारवादी नीति नज़र आ रही है। वो बिहार पर अब कब्जा करना चाहते हैं। नीतीश अंतिम पड़ाव हैं और नीतीश चूँकि चेहरा था, पहले कमिटमेंट हो चुका था, इसलिए उसे निभाया जा रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर हो गई है कि अगर नीतीश अपने खुददारी से समझौता करेंगे तो ये सरकार 5 साल चल सकती है। अगर नीतीश अपने जो कहा था ना कि अपना तेवर नहीं बदलें, तो ये सरकार का जो ये जीवन है वो ज़्यादा दिन का नहीं है। तो ये साफ दिख रहा है। ये साफ दिख रहा है। कैसा कैसा प्रेशर बनाया जा सकता है? और एक और सवाल है कि हालात बदले हैं और कितने स्वतंत्र हैं नीतीश? सुशील कुमार मोदी पर भी तो चर्चा कर दीजिए। देखिए सुशील कुमार मोदी जो हैं वो, उन पर काफ़ी प्रश्न उठने शुरू हो गए थे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बीजेपी के काफ़ी एक मजबूत सिपाही रहे हैं, बिहार में नेतृत्व किए। लेकिन उनकी नज़दीकियाँ जो हैं वो नीतीश कुमार से ज़्यादा हो गई और यही खटकने लगी थी वो।
और एक प्रश्न जो है चुनाव से पहले भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी आ गया था कि सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर जब तक ये नहीं होगा नीतीश कभी भी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार के लिए। और बीजेपी जो है वो एक तरह से पहले फैसला कर चुकी थी कि हम जो है बदलाव करेंगे अपने मंत्रिमंडल लेवल पे ही, और बदलाव की शुरुआत उन्होंने अपने पार्टी से ही किया। और सुशील कुमार मोदी उन्हें सीधे कह दिया गया कि अब बस हो गया, बिहार में आपकी जितनी सेवाएं थी आपने दे दी, काफ़ी अच्छा रहा, और आपको अब दूसरी जगह सेवा देनी है आपको। और उनके जो उन्होंने ट्वीट किया कि मुझसे कोई कार्यकर्ता का पद नहीं छीन सकता है। छीन सकता है शब्द यह है कि वो नहीं चाहते थे कि बिहार से वो बाहर जाएं या डिप्टी सीएम का पद उनसे कोई छीने, तो स्वाभाविक है कि उनसे लिया गया है ये पद। और जो इसमें जो दो दो डिप्टी सीएम रखे गए हैं, दो दो डिप्टी सीएम रखने का मतलब है कि सीएम पर लगाम लगाना है। क्लियर ये मैसेज है कि ये दो दो डिप्टी सीएम का मतलब है कि सीएम पर लगाम लगाना है, और सीएम के वो सारे अधिकार जिसका अभी तक स्वच्छंद रूप से प्रयोग करते थे नीतीश कुमार, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते थे, उस पर कटौती की जाएगी, उस पर लगाम ली जाएगी या उसको अपने हाथों में रखा जाएगा। ये क्लियर मैसेज है। सुशील मोदी का अगर हम और बात करें तो सुशील मोदी जो हैं वो काफ़ी नाराज़ भी दिख रहे हैं, क्योंकि कल जब गृह मंत्री अमित शाह आए तो उनसे वो एयरपोर्ट पर भेंट किए हैं और फिर से पार्टी कार्यालय नहीं आए। वो जब जाते हैं वहाँ पे शपथ ग्रहण में तो नीतीश कुमार के साथ जाते हैं, पहली पंक्ति में नहीं बैठते हैं, दूसरी पंक्ति में बैठते हैं, पत्रकारों से कोई बात नहीं करते हैं, कितना पूछे जाने पर भी कोई जवाब नहीं देते हैं। तो एक है कि उन्हें पता चल गया है कि बिहार में उनकी भूमिका खत्म हो गई है, और इसी की नाराज़गी उनके चेहरे पर झलक रही है, उनके स्वभाव से झलक रही है। और कहें तो बीजेपी का एक नया युग, जो कि बिना सुशील कुमार मोदी के, बिना प्रेम कुमार के, और नंदकिशोर यादव भी अगर विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं तो उनकी राजनीतिक जो कहा था ना कि मंत्रालय लेवल पर, प्रशासन लेवल पर जो भूमिका है वो कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो बीजेपी ने चेंजेस शुरू कर दिए हैं। अब देखने वाली बात है कि इससे नीतीश कुमार कितना प्रभावित होते हैं, कितने उनके जो पहले की जो स्वतंत्रता है वो कितना प्रभावित होती है। नए युग की आप बात कर रहे हैं कि भाजपा का एक नया युग बिहार में शुरू होने जा रहा है। जो पुराना कैडर है, सुशील कुमार मोदी का जो कैडर एक हुआ करता था बिहार में 2010-15 में जो दिखा हमें, वो अब खत्म होने को है। इस नए युग की शुरुआत में अमित शाह कहाँ गए थे? देखिए, ये आपको मैं बता दूं कि जो भी अभी हो रहा है वो अमित शाह का सोच ही है। वो अमित शाह जो है, कहा जाए तो जो 100% चाहते थे वो 70% हुआ। जो सूचनाएं मिल रही हैं, जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि खुद नीतीश कुमार ने अपने काफ़ी नज़दीकियों से कहा था कि ये जो चिराग पासवान का जो फैक्टर बिहार में है, ये अमित शाह का ही क्रिएट किया हुआ है, ये प्लान्ड है। ये नीतीश कुमार भी मान रहे हैं, लोग भी मान रहे थे। अलग बात है कि बीजेपी ये जो सार्वजनिक मंच से कहती थी कि नहीं नहीं वो बिहार भाजपा से अलग होगा, बिहार एनडीए से अलग होगा, और अमित शाह एक बार भी प्रचार में नहीं आते हैं। आपको बता दें कि पहले चरण में जब महागठबंधन की स्थिति मजबूत थी तो अमित जो नरेंद्र मोदी हैं उनके अति बढ़ाए जाते हैं, रैलियों की संख्या ज़्यादा आक्रामक होते हैं। उसी समय अमित शाह बंगाल जाते हैं लेकिन बिहार नहीं आते हैं। यही तो सवाल है। तो ये सवाल है कि ये पहली बार हुआ है कि किसी राज्य में भाजपा का सरकार बना और अमित शाह नहीं आए। वही चुनाव प्रचार चल रहा है और अमित शाह एक बार भी नहीं आए, जबकि सब कोई जानता है कि मुख्य रणनीतिकार वही हैं और नहीं आए। और दूसरी बात है कि जब शपथ ग्रहण हुआ तो अमित शाह आ जाते हैं। तो एक खास एकदम क्लियर मैसेज है कि अमित शाह जो हैं ऐसी परिस्थितियां चाहते थे कि नीतीश कुमार कमज़ोर हों। और सबसे बड़ी बात कि कल 3 घंटा वो शपथ ग्रहण के बाद होटल में अपने जितने भी नए जो सिलेक्टेड मेंबर्स हैं, फिर से मंत्री का पद का जो शपथ लिए, उनके साथ वो बातचीत किए, उनको टिप्स दिए। जी, मीटिंग भी हुई हाँ, ये हाँ। और तो इससे एकदम क्लियर है कि बिहार में जो है बीजेपी विस्तारवादी नीति अपना रही है। उनका यही अब साफ मैसेज है कि बिहार की सत्ता को अपने हाथ में रखना है। भले अभी पहले चरण में मुख्यमंत्री को हम नहीं बदलें, लेकिन सारे प्रशासन को, सारी राज्य की व्यवस्थाओं को अपने हाथ में रखें। और अगले फेज में हो सकता है कि ये या बीच में ही या अगले चुनाव में जो है ये मुख्यमंत्री को भी अपना साइड करेंगे और अपना मुख्यमंत्री रखेंगे। तो कांग्रेस जो अमित शाह जो हैं वो एक विस्तारवादी नीति पर काम कर रहे हैं। आप देख लें, महाराष्ट्र में भी यही हुआ।
कि शिवसेना से सीधे कह दिया गया कि हम अब अकेले हैं, बड़े भाई की भूमिका है, मेरा राज चलेगा। एक टर्म चलाए भी, दूसरे टर्म में शिवसेना बगावत कर दी। उसके बाद फिर से देखिए आप पंजाब में देखिए, अकालियों के साथ उन्होंने टाटा बाय बाय कर लिया। उससे पहले अगर देखें तो कश्मीर में उन्होंने जो महबूबा मुफ्ती के साथ अपना गठबंधन तोड़ लिया। तो ये एक विस्तारवादी नीति अपना रही है बीजेपी की, पहले आप वहां पर अपनी जमीन बनाओ, साथ मिलकर लड़ो, और जब परिस्थितियां आपके अनुकूल हो तो फिर उसको अपने कब्जा करो उस पर। तो बीजेपी ने बिहार में इसकी शुरुआत कर दी है, और बिहार में जो है वो अब बीजेपी का ही शासन चलेगा। आपको मैं एक अभी का अपडेट बता दूं, रेणु देवी जो कि पहली महिला डिप्टी सीएम बनी है बिहार की, आज सुबह अभी खबर है कि वो सुबह संघ दफ्तर पहुंची है, और उनका साफ कहना है कि संघ मेरा घर है। और यहाँ पर वो अधिकारियों से, जो संघ के अधिकारी हैं, बड़े नेता हैं, उनसे वो विचार विमर्श कर रही हैं, और उनका साफ कहना है कि संघ के जो अधिकारी हैं मेरे अभिभावक हैं, और उनका आशीर्वाद लेकर ही वो कैबिनेट में जाएंगी। तो एक साफ मैसेज है कि संघ का जो अभी संघ जो है पर्दे के पीछे से बिहार में काम कर रही थी, अब संघ के आदमी उसमें क्लियर कट सामने आ गए। संघ की रणनीति, और संघ की रणनीति यही है कि देश में जो है वो भाजपा की शासन हो, और उनके जो विचार हैं, उनके जो मानना है, जो भारत के लिए उनका कॉन्सेप्ट है, वैसी चीज़ों को लागू किया जाए जो कि अभी तक बिहार में पर्दे के पीछे चल रही थी। अब शुरुआत हो गया है। अब देखने वाली बात है कि जो नीतीश कुमार हैं, इन सभी में अपने आप को कैसे एडजस्ट करते हैं। अगर एडजस्ट नहीं करेंगे, देखिए मैं आपको नीतीश कुमार के बारे में क्लियर कट बता दूं, नीतीश कुमार के पास अब ऑप्शन नहीं है। अगर लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो पलटी पहले आप नीतीश कुमार ने मारा तो उसमें बीजेपी उनको अपने साथ रखने के लिए ललाई थी, मजबूरी थी। तब वो महागठबंधन में गए तो महागठबंधन ने भी वेलकम किया। अगर अब नीतीश कुमार पलटी मारते हैं तो बीजेपी के जो कहा था ना, सौतेला व्यवहार के चलते वो पलटी मारेंगे, नापसंदगी के चलते पलटी मारेंगे, अपने वर्चस्व के चलते मारेंगे, और ऐसे में राजद भी उनको वेलकम नहीं करेगी एज ए सीएम। हाँ, ये कह सकती है कि आप सरकार में शामिल हो, इतना आपको अधिकार देते हैं, लेकिन उनको सीएम नहीं बनाए। तो नीतीश कुमार के पास दो ही ऑप्शन है, या तो घुट घुट के शासन करें, अपने खुददारी के साथ समझौता करें, या फिर पलटी मारना है, चाहे फिर से विधानसभा चुनाव कराना, लेकिन स्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहने वाली है। अब नीतीश कुमार जो हैं पहले की तरह जो कद्दावर नेता की तरह बिहार में राज किए हैं, अपने फैसलों को, अपनी नीतियों को लागू किए हैं, वैसा नहीं चलने वाला है। ये साफ मंत्रिमंडल से, अमित शाह के रणनीति से और सुशील मोदी को बाहर का रास्ता दिखाए जाने से ये क्लियर हो गया है। तो 1925 में जिस संस्था का स्थापना किया गया था, हेडगेवार जी से लेकर गोवालकर से लेकर, जो सपना उनके द्वारा देखा गया था भारत में एक राष्ट्र बनाने का, शायद बिहार में अब वो समय आ चुका है। जैसा इन्होंने बताया, जो डिप्टी सीएम है रेणु देवी, वो संघ कार्यालय पहुंची हैं। नीतीश कुमार के हाथ से अब बिहार लगभग निकल चुका है, और संघ का पूरी तरीके से अब पकड़ होने जा रहा है बिहार के तमाम क्षेत्रों में, और खासकर एडमिनिस्ट्रेशन में कितने दिनों तक यह सरकार सही तरीके से चल पाती है, इस पर भी नजर बनी हुई है बिहार की तमाम जनता की। अब बने रहे एचएस बिहार के साथ। धन्यवाद।